बात करें। हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज का जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है और वो पार्ट बी में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोग 2 या 3 पार्ट में पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो भाई यहाँ पर 2 वर्ड है। हमने जो है मैनेजमेंट पहले पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट का वर्ड का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी काम को सही तरीके से करना, और 2 तरीके से। सही तरीका 2 तरीका क्या होता है? इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से, है ना। हमने देखा था भाई एफिशिएंट तरीके से मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के थ्रू ही मैनेजमेंट को किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर किस बारे में बात किया गया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर किसके बारे में है कि एक बिजनेस पैसे को किस तरीके से मैनेज करके चले। एक बिजनेस जो है वो पैसे को अगर अच्छे से मैनेज करके चलेगा तो वो बिजनेस बहुत शानदार तरीके से वर्क करेगा। अगर बिजनेस में अगर वो पैसे क्या गड़बड़ी किया या फिर पैसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो वो बिजनेस कभी भी बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो हमें देखकर चलनी है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देखने को मिलेगा भाई? हमें 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी जो कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं। पहली बात क्या है कि सक्सेस ऑफ बिजनेस, कोई भी बिजनेस का जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि हाउ वेल द फाइनेंस इज इन्वेस्टेड, कि जो फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया गया बिजनेस में। अगर पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो बिजनेस कभी भी बढ़ नहीं पाएगा। हमें ये, और वो भी क्या? इन एसेट्स एंड इन ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो वो किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हो। ठीक है, उसके बाद बोला गया एंड हाउ टाइमली एंड चीपली फाइनेंस इज अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड। सिंपल सी बात है, या आपने कितना पैसा बाहर से उठाया है, या अरेंज कितने आसानी तरीके से करा आपने, और उस पैसे का इस्तेमाल आपने किस तरीके से किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? तो मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग द बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। जो भी पैसा चाहिए होता है एक बिजनेस को चलाने के लिए, दैट पैसा या दैट फाइनेंस इज नोन एज बिजनेस फाइनेंस। बस सिंपल भाषा में याद रखना, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना। एंड फाइनेंस इज नीडेड। क्यों जरूरत होती है भाई फाइनेंस? पहली बात कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए। पहली बात तो ये, अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हाय तौबा पैसा हो जाएगा। तो मतलब अगर आपको बिजनेस को सही मायने में सही तरीके से लेकर चलना है, अगर स्टैब्लिश शुरुआत ही करना है तो आपको पैसे की जरूरत होगी। ऐसा नहीं होगा आप बोले बिजनेस सेटअप हो गया। दूसरा है बिजनेस को रन करने के लिए पैसे की जरूरत है भाई। पैसे की जरूरत मतलब यहाँ पर में क्या जरूरत है? फाइनेंस की। फाइनेंस की जरूरत कब? ठीक है, टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस। अगर बिजनेस को आपको क्या करना है? एक्सपैंड करना है, उसके लिए क्या चाहिए? उसके पैसा चाहिए। टू बाई टेंजिबल्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। जो वैसा एसेट जो कि आप टेंजिबल होता है, जो दिखता है, और जो नहीं दिखता है, वो दोनों एक तरीके से आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि आपको सॉफ्टवेयर बनाना है बिजनेस के लिए तो वो इंटेंजिबल है। ठीक है, तो एक तरीके से उसके लिए पैसा चाहिए भाई। या कोई मशीन जो है वो एक तरीके से आपको बाई करना है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। टू कैरी आउट ऑन द डे टू डे ऑपरेशन लाइक बाइंग मटेरियल्स, पेइंग बिल्स, पेइंग सैलरी, इनके लिए पैसा चाहिए बिजनेस को, है कि नहीं। एंड सो द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो अगर बोला जाए कि बिजनेस फाइनेंस सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है अगर बिजनेस को सरवाइव करना है या फिर बिजनेस को क्या करना है? ग्रो करना है। बिजनेस के ग्रोथ के लिए, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है? बिजनेस फाइनेंस। यहां तक हमें ये समझ में आया बिजनेस फाइनेंस होता क्या है और बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है एक बिजनेस को। हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे देखो भाई, आराम से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आ सकता है। क्या हमारे पास है? हमारे पास ये है कि रोल ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है। रोल का मतलब उसका काम क्या है। तो सबसे पहले बात कि रोल जो होता है ऑफ द बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसके हिसाब से। फिक्स्ड एसेट क्या होता है भाई? जैसे कि आपको फिक्स्ड एसेट का नाम बताओ, मशीन्स। कि आप मशीन्स कितना खरीदेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा? बिजनेस के फाइनेंस पर। सिंपल सी बात है। दूसरा, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट। आपके पास करेंट एसेट
कितना है, वो चीज किस पर डिपेंड करेगा कि आप मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको पैसों का मैनेजमेंट इस तरीके से करना है कि आपके पास करंट एसेट भी जितना जरूरत है उतना चाहिए, उतना होना चाहिए, और आपके पास जितना फिक्स एसेट जरूरत है उतना होना चाहिए। इसीलिए इसकी रोल बढ़ जाती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, कि बिजनेस फाइनेंस होने से कुछ नहीं होता। आपके पैसा बहुत है मान लो, लेकिन आप उसको मैनेज नहीं सही तरीके से कर पा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि मेरा कितना फिक्स एसेट होना चाहिए, मेरा कितना करंट एसेट होना चाहिए, तो एक तरीके से आप बिजनेस में लॉस में जाने लगोगे। ठीक है। तीसरा बोला गया द अमाउंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। मैनेजमेंट में क्या देखेंगे कि हमारे पास मान लो कि 1000 करोड़ रुपया, मतलब हमारे पास फाइनेंस इतनी है। अब इस फाइनेंस में हमें मान लो कि 700 करोड़ रुपया भाई लंबे समय के लिए चाहिए, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए बिजनेस में, जो कि बिजनेस को एक्सपैंड करने में मदद करेगा, तो हम उसके लिए रखेंगे। और मान लो कि 300 करोड़ हमें क्या चाहिए, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जो अभी का अभी इन्वेस्ट करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जब बिजनेस फाइनेंस का मैनेजमेंट भी सही तरीके से करके चलना होता है, किस चीज को लेकर, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड का इस्तेमाल कैसे करें। तीसरा। चौथा हो गया ब्रेकअप नहीं है, ठीक है, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस इनटू अ डेट एंड इक्विटी। आप सोचो कि आप ये प्लान कर रहे हो फाइनेंस में कि आपको 1000 करोड़ चाहिए, आपने ये प्लान कर लिया 1000 करोड़, 700 करोड़ मुझे लंबे समय के लिए चाहिए, और 300 करोड़ जो है वो एक तरीके से शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए। लेकिन जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जरूरत है वो आप कहां से लाओगे, उसकी भी तो मैनेजमेंट करोगे। क्या हम उसको कर्ज लेंगे, डेट लेंगे, या फिर क्या हम अपनी शेयर्स को डाइल्यूट करेंगे, इक्विटी का मतलब क्या हम अपनी कंपनी का शेयर बेच दें क्या, ताकि लोग उसको खरीद पाए। तो शेयर से भी पैसा आता है ना कंपनी के पास। जब शेयर अपनी कोई कंपनी बेचती है तो उनके पास क्या आता है, पैसा आता है। तो वो एक तरीके से जरूरत वाली चीज है। ऑल टर्म्स इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी मैनेज करने का काम जो है वो एक तरीके से किया जाता है बिजनेस फाइनेंस के तहत। ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया भाई, हमें रोल समझ में आया, किसका रोल समझ में आया, बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, या फिर बोला जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ा रोल क्या है भाई बिजनेस फाइनेंस का, कि वो हमें साइज एंड कंपोजिशन बताता है कि हमें कितना फिक्स एसेट चाहिए, उसके लिए आपको मैनेज करके चलना है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कितना फंड चाहिए, और ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म एंड फाइनेंस कैसे करोगे भाई आप, क्या आप डेट से पैसा लोगे या फिर आप शेयर्स को डाइल्यूट करोगे, और लास्ट क्या, प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट किस तरीके से मैनेज करके चलना है, ताकि हमें लॉस ना हो, हमें प्रॉफिट हो, फायदा हो। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट पड़ाव क्या है, नेक्स्ट पड़ाव है हमारा ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य समझते हो कि आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है, मतलब आपका मोटिव क्या है। तो सिंपल सी बात है, कामयाब होना, एक अच्छा रिजल्ट हासिल करना, ताकि हम अच्छे कॉलेज में एक तरीके से एडमिशन ले पाए, या फिर अच्छे बिजनेस के बारे में सीख पाए, या फिर कोई इंजीनियरिंग कर पाए, पैसा कमा पाए, वो सब सारा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। सेम उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कि अगर कोई भी बिजनेस अपनी फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सी बात है कि वो इस तरीके से अपने पैसों को मैनेजमेंट करेगा ताकि उसका कंपनी क्या हो, प्रॉफिटेबल। ठीक है, क्या हो, प्रॉफिटेबल। सिंपल सी बात। किस पर फोकस करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर। दूसरा किस पर फोकस करेगा, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी का मतलब कि भाई हमेशा कितना कंपनी में कैश जो है वो मौजूद रहे, ताकि कैश की दिक्कत ना हो, हमेशा बैंक ना घूमना पड़े। कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना है, अब मान लो कि आप हर समय आप कुछ पैसा जरूरत पड़ा तुरंत बैंक, हर पैसे कुछ जरूरत पड़ा तुरंत बैंक, तो एक तरीके से आपने लिक्विडिटी सही तरीके से मैनेज नहीं करा। तो आपको कुछ पैसा हमेशा कैश में रखना होता है, जिससे मान लो कि कोई भी मशीन खराब हो गया, कोई छोटा मोटा पार्ट खराब हो गया, तो आप उसको तुरंत रिपेयर करा पाओ, है कि नहीं। तो आपको क्या जरूरत है, कैश की जरूरत होती है। तो वो एक तरीके से हमारा क्या होता है, ये बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस मैनेजमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। फिर तीसरा क्या है भाई, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अब इसमें दो तरीके के, रॉ मटेरियल भी और एक तरीके से ह्यूमन रिसोर्स भी। क्या होगा, रॉ मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्स, इसका भी इस्तेमाल सही तरीके से कर चलना है। ये भी ना, अगर मान लो कि कितना पैसा हमें रॉ मटेरियल में लगाना है, कितना पैसा जो ह्यूमन रिसोर्स में लगाना है, ये भी तो देख के चलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे कि चलो भाई जितने लोग काम कर रहे हैं काम करो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो बहुत है हमारे पास,
तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। आगे आते हैं, मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, जो कर्ज पैसे देते हैं। अब मान लो हमने कहीं से उधार लिया है भाई, तो उधार लिया है तो आपको इस तरीके से फाइनेंस को मैनेज करना है ताकि आप उसकी उधारी को सही समय पर चुकता करो, नहीं तो क्या होगा आगे चलकर वो आपको फंड नहीं देगा, और आपका फंड नहीं देगा तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? तो ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज व्हेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड। इसका मतलब है कि आपकी शेयर की वैल्यू तभी बढ़ती है आपकी कंपनी में जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर फोकस करते हो या फिर इसकी ऑब्जेक्टिव फुलफिल होती है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स और मीटिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट और टू द क्रेडिटर, कि जिससे आपने पैसा कर्ज लिया है उसको सही समय पर चुकाना। नहीं चुकाओगे तो एक तरीके से मार्केट में वैल्यू खराब होता है यार, वो ना वो कंपनी पैसा ले लेता है बैंक का लेकिन चुकाता नहीं है, तो एक दिक्कत वाली बात है। हमेशा एक तरीके से परेशानी देखने को मिल सकता है। आगे अगर देखा जाए फाइनेंशियल डिसीजन, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, 3 डिसीजन है जिसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो इन 2 डिसीजन को कंप्लीट करने वाले हैं। कौन? पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन। तो अगर बोला जाए फाइनेंशियल डिसीजन को जो लिया जाता है किसके द्वारा लिया जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा लिया जाता है। अब वो 3 डिसीजन लेते हैं, कभी भी पैसे के बारे में बात होता है तो वो 3 डिसीजन लेके चलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल डिसीजन के रूप में। वो पहला कौन सा डिसीजन होगा? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसे करें? बहुत इंपॉर्टेंट। क्या हम ज्यादा इन्वेस्ट मशीन को खरीदने में करें, ठीक है, या क्या हम ज्यादा रॉ मटेरियल पर खर्चा करें जिससे एक तरीके से जो चीजें हैं वो बन पाए? तो वो चीज डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके का करना चाह रहा है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर समझे तो ऐसा नहीं ना किसी में इन्वेस्ट करते जा रहा है कुछ फायदा ही नजर आ रहा है, किसी में कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे कोई फायदा नजर नहीं आएगा भाई, फिर उससे इन्वेस्ट करने से फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नल बटे सन्नाटा। दूसरा जो है फाइनेंसिंग डिसीजन, कहाँ से पैसा आएगा, पैसा कहाँ से उसकी कंपनी में आएगा उसकी डिसीजन लेता है। और तीसरा जो डिसीजन लेता है डिविडेंड, कि जो पैसा आया है उसके पास पैसा कमाया है उस पैसे को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो सबसे पहले कि वो पैसा का इन्वेस्टमेंट कैसे करे भाई, किस तरीके से करे, कहाँ पैसा लगाए, किससे कैसे चले आगे। दूसरा है फाइनेंस, ठीक है, और तीसरा कौन है? डिविडेंड। तो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन समझ गया। सर बोले फाइनेंस अभी एक एक करके आएगा फाइनेंस में। हां फाइनेंस का बताना एक बार प्लीज। यहाँ फाइनेंसिंग डिसीजन, हां देखो फाइनेंसिंग डिसीजन में होता है कि आप अपनी कंपनी में जो पैसा ला रहे हो, जो फाइनेंस कर रहे हो वो कहाँ से करोगे। अब वो 2 तरीके से होता है, कहाँ, या तो आप कर्ज लोगे या तो आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा बेचकर लोगों को शेयर्स खरीदने का मौका दोगे, और जितना ज्यादा लोग आपकी कंपनी का शेयर्स खरीदेंगे उतना ज्यादा पैसा जो होगा आपकी कंपनी में आएगा। समझ रहे हो? फाइनेंसिंग डिसीजन में यही दोनों चीज का कि डेट, आपने सुना होगा डेट इक्विटी का रेशियो क्या होना चाहिए भाई हमारा, तो डेट इज टू इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी रेशियो जिसका अच्छा होता है वो कंपनी अच्छे तरीके से, डेट अगर ज्यादा है इक्विटी कम डाइल्यूट है मतलब वो कंपनी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है, मतलब वो अपने हिस्सेदारी डाइल्यूट नहीं कर रही है, क्या कर रही है, यूज कर रही है उसको यूज कर रही है सही तरीके से, और कर्ज का पैसा बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके चल रही है। तीसरा होता है डिविडेंड, डिविडेंड की जो भी प्रॉफिट हुआ उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस किस तरीके से करें, ठीक है। तो अब पहला पढ़ते हैं, पहला हमारा क्या था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला क्या था हमारा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल, ठीक है, मतलब कहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, फिक्स कैपिटल में, करंट एसेट में, किस तरीके से इन्वेस्ट करके चलेंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर बोला जाए दिस डिसीजन रिलेट्स अ केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द एसेट्स इन विच द फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म, ठीक है, जो फर्म है वो किस में इन्वेस्ट करने वाला है ज्यादा उसके बारे में यहाँ पर ध्यान देते हैं। जैसे पहला बोला द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड्स इन एक्वायरिंग द फिक्स्ड एसेट एज वेल एज करंट एसेट। तो वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स कैपिटल, अब फिक्स कैपिटल में दोनों चीज आता है, क्या आता है फिक्स कैपिटल में? करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, याद रखना। अगर बोला जाए फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, बस। मतलब एक तरीके से क्या कैपिटल दोनों का पार्ट होता है, ठीक है।
कि हम कितना पैसा जो है वो फिक्स्ड एसेट में लगाएं, कितना पैसा जो है वो हम करंट एसेट में लगाएं। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिसीजन लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रूप में कोई भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो बंदा होता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ फॉर एग्जांपल बोला गया मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन। ठीक है, कोई नए मशीन को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नई मशीन में, ताकि हम फिक्स्ड एसेट होता है जो एक ही बार पैसा लग रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीन है। करेंट एसेट क्या हो गया, सैलरीज वगैरह, जैसे इन्वेंटरी, सैलरी हो गया, सैलरीज हो गया। आप मान लो कि आप तिहाड़ी पर रखे हो, उसको पैसा दे रहे हो, तो करेंट एसेट जो एक तरीके से आपका हर दिन जो खर्चा हो रहा है, हर दिन लगभग जो खर्चा हो रहा है। ठीक है, हाँ, जैसे परमानेंट स्टाफ है तो परमानेंट स्टाफ का फिक्स्ड एसेट हो जाएगा, क्योंकि परमानेंट एसेट में जो पैसा खर्च करने वाला है। ठीक है, याद रखना है। यहाँ बोला कि मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द न्यू मशीन, मान लो कि नए मशीन में इन्वेस्ट करना है और रिप्लेस करना है हमें एग्जिस्टिंग में, जो पुराना वाला उसे हमें एक तरीके से क्या करना है, खत्म करना है, या फिर हमें न्यू फिक्स्ड एसेट को खरीदना है। व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग द फिक्स्ड एसेट इज टेकन, इट इज आल्सो कॉल्ड द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब ये डिसीजन लिया जाता है कि हमें कैसे फिक्स्ड एसेट को खरीदना है, या कितना लेना है, ठीक है, या कितना हम अमाउंट जो है फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्योंकि मेन तो यही है, मेन तो यही है। ये तो छोटा मोटा होता है, ज्यादा पैसा यहाँ पर लगता है फिक्स्ड एसेट में, मशीन वगैरह खरीदने में। मान लो कार की कंपनी किसी ने खोला, तो कार की कंपनी का जो फिक्स्ड एसेट आएगा वही बहुत बड़ा अमाउंट का होता है, तो उसका डिसीजन मेन होता है। ये तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है करंट एसेट, लेकिन फिक्स एसेट नहीं, इसीलिए इसको क्या बोला गया, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो अब बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन में डैमेज द फाइनेंस। मान लो कि भाई उसने लेना था एक, अब उसने देखा नहीं कि मार्केट आने वाले समय में क्रैश होने वाला है, और उसने 4 मशीनें ले ली। अब मार्केट क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उसका कोई सामान ही नहीं बिक पा रहा है, तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो बोला जा रहा है बैड कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि अगर आपने ये डिसीजन गलत लिया कि हमें कितना फिक्स एसेट खरीदना है, तो एक तरीके से आपका पूरा फाइनेंस जो है उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और आप कभी भी बिजनेस में या फिर कभी भी नहीं, ये नहीं बोल सकते, लेकिन आप बहुत जल्दी रिकवर नहीं कर पाओगे अगर आपके पास उतना बड़ा बैकअप प्लान नहीं है, तो है कि नहीं, ये बात है। फिर बोला गया शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, जो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, जो काम करने के लिए। दीज आर कंसर्न विद द डिसीजन अबाउट द लेवल ऑफ, कितना पैसा कैश चाहिए, कितना इन्वेंट्री है, कितना रिसीवेबल है, ये सब एक पार्ट होता है किसका, करंट एसेट का, देखने को मिलता है। ठीक है, एक तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझकर कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आ गया, आया ना, ठीक है। अब देखो आगे, आगे क्या इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंपॉर्टेंस क्या है किसका, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलकर चलते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या, महत्व कितना है। सबसे पहला ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, समझ रहे हो, हमेशा इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हो जिससे आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो सही तरीके का होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या होगा भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व, इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व रहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ और बाइंग अ फिक्स्ड एसेट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। इफ रॉन्ग प्रपोजल इज सेलेक्टेड, अगर गलत प्रपोजल हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत रिस्की का काम रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऐसा नहीं है कि भाई आज सोचे कल ले लिए, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है बहुत रिस्की होता है और उसको सोच समझ कर ही लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप एक बार पैसा चला गया तो फिर वो सेम टू सेम पैसा वापस आएगा नहीं। तो इस तरीके से आपको फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करके चलना, इस तरीके से अपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन को लेना है। ठीक है, तो याद करना, क्लियर। फिर तीसरा आते हैं आपका क्या, रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है। मतलब द फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व अ ह्यूज फंड एंड आल्सो अ बिग रिस्क। क्यों भाई, बिकॉज द रिटर्न कम्स इन अ लॉन्ग रन। आज मशीन खरीदोगे तो आज मान लो 50 लाख का मशीन खरीदे तुम, तो आज ही 50 लाख रुपया तो नहीं दे देगा ना वो, आपको हर दिन काम करवाना पड़ेगा, हर दिन आपको 2 साल 4 साल 5 साल तक काम कराना पड़ेगा। तब एक तरीके से मान लो किसी ने जो है वो जेसीबी लिया, मान लो कि 20 लाख का, चेन वाली होती है ना, क्या बोलते हैं, बुलडोजर बोलते हैं जिसको, जो मिट्टी वगैरह निकालती है, चेन वाला। तो एक आता है 20-22 लाख 25 लाख का। तो मान लो किसी कंपनी ने लिया, या फिर कोई कंपनी जो है वो रोड बनाने के लिए या फिर कोई भी चीज के लिए वो इन्वेस्ट किया,
तो उसका ऐसा तो नहीं ना कि तुरंत ही उसका पैसा आने लगेगा कल से आएगा, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक वो रिकवर होगा। तो ये बात समझ के चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी हैज टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट्स कमिंग, तब जब तक एक तरीके से उसका रिटर्न नहीं आएगा। इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल मतलब रिवर्स नहीं हो सकता। हम मशीन खरीद लो फिर बेचने जाओ, वैसे ही आधा दाम हो जाएगा। आधा दाम क्या मतलब वो 40% दाम तो वैसे गिर जाएगा। आज आप कार खरीदो, मान लो कार खरीदो, कल बेचने जाओ तो आपको उतना ही दाम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये इरिवर्सिबल होता है। तो सर उनको रिटर्न नहीं कर सकते कंपनी को? रिटर्न कर सकते हो, लेकिन भाई उतना अमाउंट नहीं मिलेगा ना। क्यों? कैसे मिलेगा? मतलब आज तुमने मशीन लिया है 20 लाख का मशीन, परसों जाके रिटर्न कर दोगे, और कंपनी ले लेगा। बुड़बक है, बुड़बक तो नहीं है ना, बुड़बक है। ऐसे बुड़बक का काम नहीं करना है। बुड़बक समझते हो? बेवकूफ। मान लो कि तुम एक जेसीबी की कंपनी वाला मालिक हो, अब तुमने कोई सामान को बेचा, कर ले लोगे, कोई डिफेक्ट है तो बना के दे दोगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप बेच दोगे। ठीक है, ठीक है। आगे आप कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है डिसीजन को? कौन से डिसीजन को? इन्वेस्टमेंट कैपिटल, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन? कौन कौन सा फैक्टर है? तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर है? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। Whenever a company is investing a huge fund in the investment proposal, it expects the some regular amount of cash flow to meet the day-to-day requirement. तो सबसे पहले क्या सोचेगा? अगर कोई बिजनेस मान लो कि ऐसा सोच रहा है कि बहुत लंबे समय तक हमें एक तरीके से इन्वेस्ट करके चलना है, तो उसी तरीके से सोचेगा भाई जब हम लेंगे तो उसको धीरे धीरे करके पैसा आएगा ताकि हमें रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए दिक्कत ना हो। तो पहला एक तरीके से ये फैक्टर कि कैश फ्लो का प्रोजेक्ट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमेशा कभी भी कोई भी बिजनेस अगर इन्वेस्ट करने का सोचती है तो पहले ये देखती है भाई कितना आएगा। जैसे मान लो तुमने मान लो कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करा, एक छोटा सा एग्जांपल देना, उसको बड़े लेवल पर भी कनेक्ट करेंगे। तो आप क्या सोचोगे कि हमें भाई कितना रिटर्न आएगा? रिटर्न के बारे में सोचते हो कि नहीं? तो सेम तरीके से कौन देखेगा, कौन सोचेगा? कंपनी भी सोचेगी भाई। तो कंपनी एक ये भी फैक्टर होता है जिसको सोचकर चलती है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा। इफ अ प्रोजेक्ट ए इज ब्रिंगिंग 10% रिटर्न, मान लो एक कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट है, एक है भाई 10% रिटर्न दे रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट है जो 15% रिटर्न, देन वी शुड प्रीफर, सिंपल सी बात। एक म्यूचुअल फंड है जहां आप मान लो कि 500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपको मान लो कि 10% इंटरेस्ट रेट दे रही है। एक है जहां 500 कर रहे हो वहां पर 12% दे रही है, तो कहां निवेश करोगे? 12% में। सिंपल सी बात है। बट तो ये इस पर डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कहां पे कम है वहां पे तो हाँ, चेक करेंगे। रिस्क वगैरह तो बात की बात है, पहले हम रिटर्न भी तो देखेंगे, रिटर्न भी तो इम्पोर्टेंट है। फिर देखो तीसरा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे तुमने बोला अलॉन्ग विद रिटर्न, रिटर्न तो हम यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ पर रिस्क को देखेंगे, कैश फ्लो को देखेंगे, एंड देयर इज वेरियस अदर क्राइटेरिया व्हिच हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सच एज अवेलेबिलिटी, लेबर का कितना अवेलेबिलिटी है भाई, ठीक है, टेक्नोलॉजी कितनी अवेलेबल है, इनपुट रॉ मटेरियल कितना है या नहीं है, या कौन से मशीन का इस्तेमाल जो है हमें करना चाहिए। अब ये सबसे बड़ा एक पॉइंट नोट करने वाला। तो कोई बोलेगा कौन कौन सा फैक्टर है भाई जो इफेक्ट करता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज आल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या है भाई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखता है भाई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखता है और कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये तीन चीज इफेक्ट करता है एक बिजनेस के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को। आई बात समझ में? आ गया। यहाँ क्या बोला? फाइनेंस मैनेजर प्रीफर अ प्रोजेक्ट विच ब्रिंग्स द रेगुलर कैश फ्लो, हाई ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड विच फुलफिल ऑल द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। देखा? व्हाट इज रेगुलर कैश फ्लो? मतलब हर ये वाला कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या जो काम करने वाले हैं हम लोग, जिसके लिए हम मशीन ले रहे हैं, जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उससे पैसा मेरे पास रेगुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा रेगुलर तो समझो आपने डिसीजन खराब लिया। अब आपने इन्वेस्ट अभी किया, 4 साल के बाद पैसा आ रहा है, क्या फायदा भाई? तो अब वैसा काम नहीं करेगा ना जिससे एक तरीके से आपका लुटिया डूब जाए। हैं? समझ में आ गया? अब देखते हैं दूसरा डिसीजन जो कि हमारा क्या है? आई होप सो समझ में आ गया होगा। कौन सा डिसीजन? इन्वेस्टमेंट।
क्या क्या करे तो भैया हैं। देखो अब समझो यहाँ पर दूसरा कौन सा है भाई, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग में मैंने दो चीज बोला था आपको, क्या बोला था, जो दो चीज देखती है कौन कौन सा, डेट और इक्विटी, ये दो चीज देखकर चलती है ना कंपनी। अब यहाँ पर बोला गया फ्रॉम विच द सोर्स फाइनेंस और अ कैपिटल टू बी रेज्ड, कहां से पैसा आएगा हमारे कंपनी में, कितना पैसा, या कितना पैसा हम कर्ज से ले रहे हैं और कितना पैसा हम एक तरीके से खुद का लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ समझो कि बोला गया डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम द सोर्स इज कंसर्न्ड विद अ फाइनेंसिंग डिसीजन। कितना पैसा हमें कौन से सोर्स से उठाना है, बैंक से कितना उठाना है, ठीक है, बैंक होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना उठाना है, ठीक है, या फिर हम एक तरीके से अपना, मेरे पास कितना पूंजी है, अपना ओन कैपिटल कितना है भाई, ठीक है, ओन एसेट कितना, उसको कितना बेच के हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहला बोला जाए मेनली जो सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, या तो ओनर का अपना पैसा रहता है, ठीक है, या फिर दूसरा बोरोड रहता है। ओनर का अपना पैसा जैसे कि आपको इक्विटी, अगर मान लो कि शेयर बेच रहा है तो उसका अपना है ना भाई। अगर मान लो रिलायंस अपने शेयर का 2% हिस्सा बेच रहा है, मतलब अपना हिस्सेदारी बेच रहा है, तो अपना ही फंड तो है जो बेचने की कोशिश कर रहा है, या फिर दूसरा क्या करेगा, बोरो करेगा। तो शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ ओनर्स कैपिटल। अगर देखा जाए तो शेयर कैपिटल देखो, तो अगर बोला जाए ओनर कैपिटल कितने तरीके का, ओनर जो फंड है वो दो तरीका, कौन सा, एक तो होता है शेयर कैपिटल और दूसरा बता भैया रिटेन। अब ये दोनों में क्या अंतर है, अभी मैंने एक तो बता दिया आपको, शेयर कैपिटल तो बता दिया ना, शेयर कैपिटल कौन था, अगर अपना हिस्सेदारी बेचे। दूसरा अगर बोला जाए कि रिटेन्ड अर्निंग, अपना खुद का कमाया हुआ पैसा हम खुद नहीं रख रहे हैं, वो हम बिजनेस में ही लगाते हैं, तो वो भी तो हमारा ही पैसा हुआ, प्रॉफिट का नहीं, वो तो सैलरी वगैरह दूर की बात है, लेकिन हम अपना कमाया हुआ पैसा हम खुद अपने आपको फंड ना करके वो पैसा हम फिर से अपनी कंपनी में आई बात समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं आपके पास डिवेंचर या फिर लोन या बॉन्ड, ये सब किसके अंदर आते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना होता है कहां से पैसा किस तरह, बस ये सेपरेटली आपको नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखना, ठीक है। तो ये सब याद रखना कि ओनर्स फंड, क्योंकि ये सब आपका 11th में था, ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आगे देखो, आगे अगर देखा जाए कौन कौन से फैक्टर है जो फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि किसको, फाइनेंसिंग के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। कौन सा है, पहला है कॉस्ट, कितना एक तरीके से पैसा लगने वाला है, ठीक है, मतलब क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है भाई, बिजनेस को ऑपरेट करने का कॉस्ट कितना है, उसी के हिसाब से तो हम पैसा लेके उठाएंगे, ऐसा तो नहीं ना अनाप शनाप पैसा उठा लेके आ जाएंगे। मतलब ये भी देखा जाएगा भाई जब आप सोर्स चुनोगे कि भाई कहां से पैसा, कितना पैसा उठाएं, हाँ या ना। दूसरा चीज आप क्या देखोगे, रिस्क कितना है भाई, रिस्क कहाँ है, क्या कर्ज लेने में ज्यादा रिस्क है या मुझे इक्विटी को डाइल्यूट करने में ज्यादा रिस्क है, ठीक है, मतलब या तो हम बोरोड फंड का इस्तेमाल करें या फिर ओनर्स फंड का इस्तेमाल करें। तीसरा जो है वो क्या देखोगे, कैश फ्लो, मतलब क्या, आपका कैपिटल मार्केट जो है उसका क्या स्थिति है, जहां से पैसा उठाने वाले हो, ठीक है। आगे आते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन, कितना आप, कितने फंड को आप अपने अच्छे तरीके से कंट्रोल करके चल सकते हो, कितना नहीं चल सकते हो। और फ्लोटिंग कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है कि भाई मान लो कि कर्ज लेने में, डेट लेने में आपको मान लो कि फ्लोटेशन कॉस्ट 10% लग रहा है, ठीक है, और आपको मान लो इक्विटी डाइल्यूट करने में फ्लोटेशन कॉस्ट आपको 15% लग रहा है, तो यहाँ कॉस्ट तो ज्यादा लग रहा है ना, इससे हम लोग नहीं उठाएंगे, कहाँ लेंगे, कर्ज ले लेंगे। तो ये सब कुछ डिसीजन होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये चीज आपको पूरे अच्छे तरीके से पता होना जरूरी है। एक लास्ट डिसीजन बच गया, कौन सा बताओ, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और दूसरा डिविडेंड डिसीजन, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम।